मैंने आपसे लास्ट वीलॉग में ये कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि यूक्रेन के सदर कौन सा तोहफा लेकर गए डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो ये बड़ा नायाब तोहफा था। यानी जो चीज़ वो अपने मुल्क से लेकर गए वो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत पसंद भी आनी थी। यानी इससे पहले जब ये प्लान हो रही थी मुलाकात, तो उस वक्त यूक्रेन को बड़ी उम्मीदें थी अमेरिका से। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका जो है वहाँ पे नई जो हुकूमत है उसकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो बाइडन ने जो है पैसा पानी की तरह बहाया यूक्रेन के ऊपर, और इसी लड़ाई में अब पाकिस्तान के खिलाफ भी कुछ बैन अवी खबरों के अंदर ये छपा कि पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर हथियार बेचे हैं यूक्रेन को, और पाकिस्तानी हथियार यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में इस्तेमाल हुए हैं, और बाकायदा इसका मुआहदा भी मंजरेआम पे लाया गया है। बहरहाल पाकिस्तान इसका एक बहुत छोटा सा प्लेयर था, और यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में पाकिस्तान के हथियार चाहिए थे या पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए थी, तो इमरान खान के होते हुए तो वो मुमकिन नहीं था। उसके बाद जो कुछ भी इमरान खान के साथ हुआ वो आपके सामने है। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए ज़ेलेंस्की जो है वो लेकर गया था एक बेल्ट। ये गोल्डन बेल्ट है और ये UFC की है। यानी UFC जो है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बॉक्सिंग के और इंटरनेशनल कंपटीशंस होते हैं। और एक बहुत बड़ा मुकाबला हुआ था सऊदी अरब के शहर रियाद में, और ये मुकाबला बड़ा मकबूल हुआ था पूरी दुनिया में। इसमें फाइनली दो बॉक्सर्स के बीच में एक बड़ी जंग थी, जिनमें एक बॉक्सर था वो बरतानिया का था और दूसरा बॉक्सर यूक्रेन का था। दोनों बॉक्सर्स के बीच में फाइट हुई थी सऊदी अरब के शहर रियाद में, और ये दिसंबर 2024 में ये फाइट हुई है। आपसे लगभग 2 माह पुरानी बात है, दो ढाई माह पुरानी बात है। यानी दिसंबर के आखिरी 10 दिनों में थी, 22 या 23 दिसंबर को ये फाइट थी। मैंने ये फाइट देखी भी थी। तो इस फाइट में जो यूक्रेन का बॉक्सर था अलेक्जेंडर यूजेक, उसने शिकस्त दे दी बरतानवी टाइसन फ्यूरी को, और ये टाइटल जीतकर वो अपने साथ अपने मुल्क ले गया। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को UFC के अंदर, बॉक्सिंग के अंदर, इन स्पोर्ट्स के अंदर बड़ी दिलचस्पी है, लिहाजा फिर वो जो बेल्ट है वो बेल्ट बतौर तोहफा यूक्रेन का सदर लेकर आया था देने के लिए अमरीकी सदर को। और वो वहाँ पे जब ये बातचीत कर रहे हैं तो अगर आप यूक्रेन के सदर की बैक साइड पे, यानी उनका जो राइट आर्म है उसकी बैक साइड के ऊपर जो एक टेबल पड़ा हुआ है वहाँ पे ये बेल्ट आप पड़ी हुई देख भी रहे हैं। तो वो अपने साथ ये बेल्ट लेकर आए और बड़ा नायाब तोहफा उन्होंने दिया डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन उसके बाद जो माहौल बना वो आपके सामने है। एक सेनेटर ने पहले समझाया भी था ये सिचुएशन बन जाएगी, इसके बारे में ट्रंप के एक सेनेटर हैं जो ट्रंप के साथी हैं, लिंडसे ग्राहम। ये यूक्रेन के हामी हैं और रशिया के बहुत खिलाफ हैं, और इनकी सोच ज़रा ट्रंप से मुख्तलिफ है। तो ये सेनेटर पहले मिले थे ज़ेलेंस्की को, और इन्होंने कहा था कि जनाब आपने एहतियात करनी है, मीडिया या कोई और आपको भड़काए नहीं, आपने बड़ी एहतियात के साथ डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करनी है, और ये आपका एक बड़ा इम्तिहान होगा। लेकिन ज़ेलेंस्की जो है वो थोड़ा उन्होंने जज्बात दिखाया, क्योंकि जंग के अंदर एक आदमी होता है तो वो डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में होता है। तो उसके बाद जो सिचुएशन बनी है वो अब आपके सामने है। वहाँ पे व्हाइट हाउस में ऐसा तो कभी किसी सफ़ीर के साथ नहीं हुआ जैसा एक मुल्क के प्रेसिडेंट के साथ हो गया, और बाद में मुबैना तौर पे उन्हें कहा गया कि आप व्हाइट हाउस को छोड़ दें। अब यूरोप के अंदर इनको काफ़ी पजीराई मिल रही है। यूरोप में जब ये गए बरतानिया, तो बरतानिया में वज़ीर-ए-आज़म ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट से बाहर निकलकर बहुत आगे तक आकर इनका इस्तकबाल किया, इनको बगलगीर हुए और लेकर अपने साथ गए अंदर। उसके अलावा जो है वो शहजादा चार्ल्स, अभी तो वो बादशाह है चार्ल्स, उन्होंने मुलाकात की है और बड़ा ज़बरदस्त रिसेप्शन उन्होंने भी दिया है यूक्रेन के सदर को। और जो यूरोपीय यूनियन है उन्होंने भी इसके ऊपर एक फैसला किया। ये यूरोप के जितने बड़े लीडर्स हैं उन सबका ये कहना है कि जब तक जंग है वो यूक्रेन के संग होंगे। यानी जब तक जंग यूक्रेन के संग, सिंपल आप करें उर्दू में तो वो ये है। वो ये कह रहे हैं कि जब तक रशिया के साथ यूक्रेन की जंग जारी रहेगी हम यूक्रेन को सपोर्ट करते रहेंगे, यूक्रेन को पैसा देते रहेंगे। देखिए एक बात हमें माननी पड़ेगी, खाली हथियार नहीं लड़ते होते, फौज भी लड़ती होती है। और फौज और अवाम अगर एक पेज के ऊपर हो तो फिर कोई भी फौज मुकाबला कर लेती है। रशिया जैसी बड़ी फौज का मुकाबला यूक्रेन जैसा छोटा मुल्क या उसकी फौज नहीं कर सकती थी। लेकिन उसके लिए उन्हें जदीद हथियार चाहिए थे, बहुत सारा इक्विपमेंट चाहिए था, बहुत सारा पैसा चाहिए था। तो वो सब कुछ यूरोप ने और अमेरिका ने उनको दिया था। लेकिन लड़े तो ग्राउंड के ऊपर यूक्रेन के फौजी हैं या यूक्रेन की पब्लिक लड़ी है, और वो क्या कमाल लड़े हैं। यानी इतनी रेजिलियंस जो उन्होंने दिखाई है रशिया के खिलाफ, वो इन हथियारों के बगैर तो मुमकिन नहीं था जो यूरोप ने और अमेरिका ने दिए हैं, उस मदद के बगैर भी मुमकिन नहीं था जो यूरोप ने और अमेरिका ने दी है। लेकिन फिर भी लड़ने के लिए लोग चाहिए थे जो अपने मुल्क का दिफा करते, अपने मुल्क के लिए डट कर खड़े हो जाते। बहरहाल लड़ाई तो उन्होंने अच्छी लड़ी है। अब यूरोप कब तक सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि यूरोप का टोटल जो बजट है दिफाई, सारे यूरोप जितनी भी कंट्रीज है उन सबका मिलाकर जो दिफाई बजट है, अकेले रशिया का दिफाई बजट उससे ज़्यादा है। अमेरिका के बगैर रशिया को टैकल करना या काउंटर करना ये मुश्किल हो जाएगा। और इतनी बड़ी तादाद में फौजी कहाँ से आएंगे, इतनी बड़ी तादाद में हथियार कहाँ से आएंगे, बहुत बड़ी मिकदार के अंदर हथियार चाहिए। तो ये वो बड़े सवाल हैं जो आने वाले दिनों में उठेंगे। मेरे ख्याल में या तो यूरोप को अमेरिका को इस लड़ाई के अंदर वापस लाना पड़ेगा, या फिर अमेरिका की बात मानते हुए एक ऐसी जंगबंदी की तरफ जाना पड़ेगा जिसमें यूक्रेन के लिए कुछ ज़्यादा हौसला अफजा चीज़ें नहीं है, बल्कि यूक्रेन को कुछ ना कुछ लूज़ करना पड़ेगा। पाकिस्तान में अमन अमान के लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन अमान हो। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का अमन अमान जुड़ा है, और ये इसलिए है कि हमने बाकायदा अफगानिस्तान के अंदर बड़े लंबे अरसे तक मुदाखलत की है, और फिर वहाँ से भी पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत होती है। यानी पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी होती थी बहुत ज़्यादा, तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में या उसके बाद भी वो हमें बार बार ये बताते रहे हैं कि इंडियन इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान में, और वो वहाँ से दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल करते हैं और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। लिहाजा जब तक कि अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। तो हमारा अमन मशरूत है अफगानिस्तान के साथ। खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो अब अफगानिस्तान के साथ एंगेजमेंट्स कर रही है। उन्होंने एक मुतालबा किया है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, और ये बड़ा जायज़ मुतालबा है
खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये कहती है कि जी फटाफट आप TOR तैयार करें, यानी जो भी आपने बातचीत करनी है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ उसके TORs बनाए जाएं ताकि उनकी रोशनी में हम बातचीत करें। अकोड़ा खटक धमाके के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक से अफगानिस्तान से बातचीत से मुतालिक TORs जल्द अज जल्द मंजूर करने का मुतालबा कर दिया है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वफाक अफगानिस्तान से बातचीत के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस यानी TORs जल्द अज जल्द मंजूर करें। यानी ये तो वफाक नहीं तय करना है ना कि हम किन चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हैं और किन चीज़ों के ऊपर बात नहीं कर सकते। यानी एक सूबा जाके अब जिन चीज़ों पे वफाक तय कर देगा कि ये वाली बातें हमने अफगानिस्तान के साथ करनी है और ये वाली बातें हमने नहीं करनी, ये चीज़ें हम तय कर सकते हैं और ये वाली चीज़ें जो है वो इनसे आगे हमने नहीं बढ़ना, तो अपनी लिमिट्स जो है वो वफाक तय करेगा, क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी का इशू है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो बराह रास्त इसमें उसका नुकसान होता है या बलूचिस्तान का नुकसान होता है, मुतासरा सूबे हैं दोनों, लिहाजा यहाँ से जो गवर्नमेंट है वो अफगानिस्तान के साथ बातचीत करेगी। वफाक अपने TORs की मंजूरी में मजीद ताखीर से गुरेज करे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हंगामी बुनियादों पर वफद अफगानिस्तान भेजना चाहती है। अपने अवाम के जानो माल की हिफाजत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और वफाक खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की रोकथाम की बजाय इस अहम मसले पर सियासत करने से गुरेज करे। वफाक को पंजाब और सिंध के वज़ीर आला के बैरूनी दौरों पर कोई एतराज़ नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भारत से स्मोक डिप्लोमेसी करती हैं, यानी उन्होंने बातचीत की है, वहाँ पर भी लेटर लिखा है कि जनाब आपका स्मोक या आपका जो धुआं है, जो फसलें आप जलाते हैं वो पंजाब में आता है और वो नुकसान करता है। कभी दिवाली की मौके के ऊपर ये कहा जाता है। और यहाँ पे चाइना का भी दौरा किया मरियम नवाज ने और ये क्लेम किया कि उनका बड़ा जो है ज़बरदस्त दौरा था और बड़ा कामयाब दौरा था। तो यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ क्योंकि पाकिस्तान का अमन जुड़ा है, लिहाजा जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसको बाकायदा इजाज़त होनी चाहिए, TORs उनको बनाकर देने चाहिए ताकि वो जाएँ, जाकर अपने सूबे में अमन व अमान के लिए अफगानिस्तान के साथ बातचीत करें। और अफगानिस्तान हमारा हमसाया ब्रादर इस्लामी मुल्क है, वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे घबराएं या डरें। आप उनके साथ बात करें, हमारी तरह के लोग हैं, हमारे जैसे उनके मसाइल हैं, बल्कि उन्होंने अपने मुल्क में बहुत सारी चीज़ों को बहुत बेहतर अंदाज में संभाला है और वो चाहे खारजी ताल्लुकात हों या उनके दाखिली मामलात हों, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें उनके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, कुछ इख्तलाफात रहेंगे, उनका अपना एक तर्ज हुक्मरानी है, उनका अपना एक तरीक़ाकार है, पाकिस्तान का अपना एक तर्ज हुक्मरानी है, पाकिस्तान का अपना एक तरीक़ाकार है, हमारा आइन, उनका सिस्टम, ये सब मुख्तलिफ है और ये मुख्तलिफ रहेगा भी, लेकिन साथ ही साथ रहना दोनों ने इकट्ठे है। आप अपने हमसाए तब्दील नहीं कर सकते। हमसायों के मामले में एक चीज़ जो है वो हमेशा कन्फर्म रहती है कि आप अपने हमसाए को तब्दील नहीं कर सकते। आप उसके साथ ताल्लुकात को बेहतर या ख़राब कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ये चॉइस नहीं होती कि आप अपने हमसाए को तब्दील कर लें या वहाँ पर लाके किसी और को आप बसा लें, ऐसा मुमकिन नहीं होता। नाज़रीन, IMF का वफद जो है वो पाकिस्तान का जो इक्तिसादी जायजा लेने के लिए अब आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। आज से ये मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे और 14 मार्च तक ये मुज़ाकरात रहेंगे। इससे पहले आपको पता है कि IMF का जो एक और वफद पाकिस्तान में आया था और उन्होंने एक एक इदारे का एक एक चीज़ का जायजा लिया था। इतनी डेप्थ में वो कभी नहीं गए तारीख में। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस से भी मिले, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले, बार काउंसिल से मिले, इसके अलावा मुख्तलिफ इदारों के अंदर पहली मरतबा IMF इस लेवल तक गया, इतना अंदर तक गया कि हमने उससे पहले कभी सुना नहीं था। तो पूरा का पूरा मुल्क उनके सामने गिरवी रखा गया और उन्होंने कुछ तजावीज़ बनाकर दी हैं। ये जो वफद आ रहा है ये उन तजावीज़ के साथ आ रहा है। वो जो पहले वाला वफद था वो यहाँ से गया, उसने सारी सिचुएशन सामने रखी, वो एक्सपर्ट्स थे, वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के ये मामला हैं, इंसानी हकूक़ के ये मामला हैं, अदम एतमाद लोगों का क्यों बढ़ता चला जा रहा है और जो पाकिस्तान के अंदर अदलिया की सिचुएशन है वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने रखी हैं अब आने वाले वफद के सामने। अब ये वक्त तजावीज़ लेकर आएगा जिन पे पाकिस्तान को अमल दरामद करना पड़ेगा। आज से इसका सिलसिला शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रिपोर्ट होंगी और जो रिपोर्टर्स ये कवरेज करते हैं, जो कॉमर्स रिपोर्टिंग करते हैं, जो वजारत खजाना के मामला को रिपोर्ट करते हैं, वो आने वाले दिनों में हमें बताएंगे कि IMF इस मरतबा किन शराइत के साथ आ रहा है और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए पाकिस्तान पर मजीद दबाव डाला जाएगा। बहरहाल ये IMF का वफद जो है ये पाकिस्तान आज से काम शुरू कर रहा है, 14 मार्च तक काम करेगा। उसके बाद इन्हीं के अगली किस्त के ऊपर इन्हिसार है कि पाकिस्तान अपना आने वाला बजट कैसा पेश करता है। देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत एक नया बजट बनाने जा रही है। अप्रैल और मई में उस बजट की तैयारियां होनी है, बल्कि अब से काम शुरू हो चुका है और जून में ये बजट पेश किया जाएगा। मईशत की सूरत हाल आपके सामने है, पाकिस्तान की बहुत ही पतली हालत है। तो ऐसी सूरत हाल में जब IMF ने आपके ऊपर पूरा शिकंजा कसा हुआ है तो आप एक अवामी बजट कैसे पेश कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है मौजूदा हुकूमत के लिए, जो इस वक्त बिल्कुल पॉपुलर नहीं है। हुकूमत ने बहुत सारे ऐसे फैसले किए हैं जो आवाम में उनको बिल्कुल पजीराई नहीं मिली। बिजली बहुत महंगी कर दी, गैस बहुत महंगी कर दी, पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया, हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा दिया। उससे पाकिस्तान की मीशत को कुछ हद तक इन्होंने संभाला है। यानी अगर आप IMF की रिपोर्टें देखें या वर्ल्ड बैंक वगैरह से आप बात करें तो वो कहेंगे कि पाकिस्तान की मीशत के अंदर कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन इससे पाकिस्तान की आवाम की क्या हालत हो रही है इसका किसी को अंदाजा भी नहीं है। यानी आप आवाम का खून पसीना नचोड़ते जाएं और आप कुछ पैसा इकट्ठा करके दिखाएं, आलमी इदारों को देखें हमने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, तो एक लेवल तक आप वो आवाम का खून निचोड़ सकते हैं या आवाम का खून पसीने की कमाई आप एक लेवल तक निचोड़ सकते हैं। उसके बाद में पब्लिक रिएक्शन दे देती और वो टाइम ऐसा लगता है कि अब करीब आ रहा है। बहरहाल ये अब जायजा लेने के लिए ये डॉन की भी ये खबर आई हुई है, इसमें जियो ने भी और दीगर जो पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार आते हैं उन तमाम ने छापी हुई है। आने वाले दिनों में इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहन ने एक इंटरव्यू दिया है, नौरीन खानम नियाज़ी साहिबा ने। वैसे इमरान खान की बहनें भी कमाल है, यानी शौकत खानम साहिबा ने अपने बच्चों की कमाल तरबियत की है। चाहे वो इमरान खान है, वो अकेला भाई है, उनका कोई और भाई नहीं है, लेकिन उनकी बहनों ने भाइयों की कमी को पूरा किया है। यानी अगर 10 भाई भी हों तो वो शायद इतनी तकलीफ बर्दाश्त ना कर सकें या इतनी मुश्किलात में इस तरह खड़े ना हो सकें जैसे इमरान खान साहब की बहनें खड़ी हुई हैं। अब डॉक्टर नौरीन खानम नियाज़ी साहिबा जो है ये हसन नियाज़ी की वालदा भी है। इनका अपना बेटा इस वक्त 2 साल से
बंद है, पहले मिलिट्री कस्टडी में था, वहाँ से उसको 10 साल की सज़ा सुनाई गई। अब इनका बेटा जो है वो जेल के अंदर बंद है और वहाँ तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन मैं इनका इंटरव्यू सुन रहा था हसनैन रफ़ीक साहब के साथ, और हसनैन साहब जो है वो नया पाकिस्तान वाले हैं, उन्होंने इनका बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया है। उसमें बता दिए बेटे की भी कमी है और भाई इमरान खान की भी कमी है रमज़ान मुबारक में, लेकिन इमरान खान के लिए तकलीफ ज़्यादा है क्योंकि जिस तरह उनको जेल में रखा गया है और ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है, तो भाई की तकलीफ मुझे ज़्यादा है, बेटे की उतनी नहीं है। बल्कि बेटे के हवाले से उन्होंने कहा जी कि बेटे को कुरान पाक पढ़ने का, तरावियाँ पढ़ने का, नमाज़ें अदा करने का, अल्लाह के करीब होने का मौका मिल रहा है। मेरा बेटा नौजवान है, वो ये तकलीफ बर्दाश्त कर भी सकता है और मैं ये समझती हूँ कि उसकी और बाकी बच्चों की तरबियत हो रही है, जब वो बाहर आएंगे तो पाकिस्तान के लिए बेहतर काम कर सकेंगे। तो बतौर माँ वो बड़े हौसले में नजर आई है, लेकिन बतौर बहन उन्हें बड़ी तकलीफ है कि उनके भाई के साथ जो कुछ इस उम्र में किया जा रहा है और जैसे उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस हवाले से उन्होंने कहा जी उन्हें काफ़ी तकलीफ है और इमरान खान साहब की तकलीफ उनके बेटे की तकलीफ से ज़्यादा है। नाज़रीन, एक रिपोर्ट आई है और ये कौमी असम्बली से आई है और ये सालाना रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान में प्रायोरिटीज़ क्या है या तरजीहात क्या है इस हुकूमत की। ये सालाना रिपोर्ट है और कौमी असम्बली से आई है। एक तरफ अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में तकरीबन 300% इजाफा कर दिया गया है। अंदाजा कीजिए आप, जो अरकान असम्बली हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया और वो जो इजाफा किया गया वो 300% तक किया गया। ये कौन सी रिपोर्ट कह रही है? ये असम्बली से आने वाली सालाना रिपोर्ट है। अच्छा, दूसरी तरफ अखराजात कम करने के लिए, यानी एक तरफ जितने लोग वहां पे आते हैं ये सैकड़ों की तादाद में है, 100 के करीब तो सेनेटर्स हैं, फिर जो आपके कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं वो लगभग कोई 300 के करीब है। अभी क्योंकि कुछ मखसूस नशिस्तें नहीं दी हुई लिहाजा उनको आप माइनस कर दें, लेकिन 300 से जायद ही हैं अभी भी मेरे ख्याल में। तो इतने लोग मौजूद हैं, उनके लिए 300% उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया और 200 से जायद मुलाजमीन इसलिए फारिग कर दिए सरकारी मुलाजमीन कि हम पैसा बचाना चाहते हैं। ये है तरजीहात कि गरीब आदमी को तनख्वाह देने के नाम के ऊपर भी आपको डर लगता है, आप कहते हैं तनख्वाह छीन लो, गरीब आदमी की नौकरी छीन लो, इसको इसके घर भेज दो, हमने नहीं देने पैसे। और अमीर आदमी जो करोड़ों रुपया लगाकर इलेक्शन लड़के आते हैं और उसके बाद इनमें से बेशतर लोग पैसा बना रहे होते हैं, उनकी तनख्वाहें 300% तक बढ़ा दी गई हैं। ये जब इस तरह की प्रायोरिटीज होंगी ना नाज़रीन, तो फिर मुल्क इसी तरह आगे बढ़ेगा जैसे इस वक्त आगे बढ़ रहा है। कल मैंने आपको एक और खबर दी थी कि वजीर खजाना है पाकिस्तान के, उनकी नॉन कस्टम पेड गाड़ी के ऊपर झंडा लगाने से एक 20वें ग्रेड की ऑफिसर ने इनकार किया तो उन्हें फारिग कर दिया गया। अब ये शहबाज राणा साहब ने खबर दी थी, मैं तो खबर सुन के हैरान रह गया कि जिस बंदे की ड्यूटी है कि टैक्स इकट्ठा करना है, वो टैक्स चोरी वाली गाड़ी कैसे चलाने के लिए आमादा हो सकता है? यानी वो तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता कि उसको देख के तो सारे लोग टैक्स चोर हो जाएंगे। तो वजीर खजाना ने ये जो हरकत की या उनसे मनसूब ये हरकत रिपोर्ट हुई, ये इंतहाई बदकिस्मती है पाकिस्तान की। एक और खबर है और ये उससे भी ज्यादा दुख देने वाली खबर है। अहमद फरहाद साहब को आप सब जानते हैं, बड़े इनकलाबी शायर हैं, बड़ी शानदार शख्सियत के मालिक हैं, बड़े मजबूत आसाब के मालिक हैं और कश्मीर का एक ऐसा बेटा है जिस पे कश्मीरी फख्र कर सकते हैं। तो अहमद फरहाद साहब की अहलिया को गिरफ्तार किया गया एक भोंडे मुकदमे में, और मैंने जितने लोगों से भी पूछा, चाहे वो वहां पे लॉयर्स हैं, चाहे वो वहां पे रिपोर्टर्स हैं, वो सब मुझे ये कहते हैं जनाब ना सर है ना पाऊं है इस मुकदमे का, कोई चीज इसके अंदर ऐसी नहीं है जिस बुनियाद के ऊपर ये मुकदमा कायम रह सके। लेकिन वहां पे अदालत एक के बाद एक रिमांड उनका देती चली जा रही है। अब अहमद फरहाद साहब ने एक दिन पहले ये रिपोर्ट किया था और सोशल मीडिया को भी ये बताया था कि उनकी अहलिया को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि अहमद फरहाद साहब पे दबाव डाला जाए ताकि वो अपने मौक़िफ़ को तब्दील करें या अपने मौक़िफ़ के अंदर लचक लेकर आए। अब ये एक सियासत.pk ने रिपोर्ट किया है, अहमद फरहाद साहब ने भी रिपोर्ट किया है और बड़ी तकलीफ की बात है जो जज साहिबा ने कही है अहमद फरहाद की अहलिया को। जरा अदालत को दिखाएं कि कहां कहां आप पर तशद्दुद हुआ है। एक खातून जज ये तो नहीं कह सकती अदालत में कि आप दिखाएं कहां पे तशद्दुद हुआ है। जब वो कह रही है कि तशद्दुद हुआ है तो आपको फिर मेडिकल का ऑर्डर देना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि फौरी तौर पर ले जाएं और ले जाकर इनका मेडिकल करवाएं। ये नहीं हो सकता कि आप एक खातून की अदालत में तजलील करें और आप ये कहें कि आप दिखाएं आपके ऊपर कहां पे टॉर्चर हुआ है। अब वो खातून भरी अदालत में क्या दिखाएं आपको? ये बड़ी बदकिस्मती है। शायर अहमद फरहाद की अहलिया की अदालत में अपने ऊपर तशद्दुद की शिकायत पर इस्लामाबाद की सिविल जज शाइस्ता कुंडी साहिबा के एहसास से आरी रिमार्क्स कि जरा अदालत को दिखाएं कि कहां कहां आप पर तशद्दुद हुआ है। ये बड़ी तकलीफ की बात है। अदालत तो मुल्जिम के लिए होती है। मुल्जिम जो होता है वो फेवरेट चाइल्ड होता है अदालत का। जब वो आपको कह रही है कि मेरे ऊपर टॉर्चर हुआ तो आप उनका मेडिकल करवाइए ताकि लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो इस तरह की हरकतें करने से बाज रहे। अब एक खातून ने जब ये कहा दूसरी खातून को तो उन्होंने ये सोच कर कहा होगा कि मुझे यहाँ से इंसाफ मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो उनकी तस्दीक हुई है ये काबिल मजम्मत है। अब पता नहीं इसके ऊपर क्या होना चाहिए, लेकिन ये जो जजेस हैं उनको ये मामला देखना चाहिए। जो सीनियर जजेस हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों का मजाक ना उड़ाएं या लोगों के लिए ऐसे परेशानी पैदा ना करें, या लोअर कोर्ट्स को कम से कम ये चीज़ें तो बताई जाएँ कि खवातीन का एहतराम किया जाए। आपको याद है इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया था जज ज़ेबा साहिबा के बारे में एक जुमले का, तो उन्होंने जज साहिबा की अदालत में जाके बाद में माफ़ी मांगी थी, लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर कितना शिकंजा कसा गया था। अब एक और खातून है, क्या इनकी इज्जत नहीं है? सिर्फ जज ज़ेबा जो है वही एक खातून है और ये अहमद फरहाद की वाइफ जो है ये खातून नहीं है। खातून क्या सिर्फ वही होगी जो जरदारी खानदान में या शरीफ खानदान में पैदा होगी और सिर्फ उनकी इज्जत होगी और किसी की इज्जत नहीं होगी? नाज़रीन, एक खबर और है, वो ये है कि ओन अब्बास बप्पी और दीगर कुछ लोग हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और ये लोग पंफलेट बनाकर लोगों के अंदर एक नई किस्म की मुहिम चला रहे हैं। लोगों को पंफलेट्स देते हैं, उन्हें बताते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में महंगाई कितनी थी, आजकल के दौर में महंगाई कितनी है। लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं ताकि लोग उनके साथ जुड़ें। ये थोड़ी सी स्पेस जितनी उनको मिलती है उतनी वो गेन करते हैं। जैसा कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्रिकेट टूर्नामेंट भी करवाया है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें या छोटे छोटे इवेंट है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी को लोगों के साथ जोड़ कर रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अभी एक नई हिकमत अमली है कि किसी ना किसी तरह लोगों को अंगेज रखा जाए,
लोगों के साथ अपने आप को जोड़ कर रखा जाए, जितनी स्पेस मिलती है, थोड़ी मिलती है, ज़्यादा मिलती है, उसको गेन किया जाए और उसका फ़ायदा उठाया जाए, और जहां मौका मिले वहां पे लोगों के साथ बात की जाए। नाज़रीन, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, मैं फिर आपसे ये बात कह रहा हूं कि गंदम का एक बहरान खुदा न खास्ता हमारे दरवाजे पर खड़ा है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मरीम नवाज साहिबा की वो घटिया पॉलिसी है जिसमें उन्होंने किसानों को बेयारो मददगार छोड़ दिया, और 11% कम काश्तकार जो है वो रिपोर्ट हुई है। अब आपको $1 अरब की गंदम इंपोर्ट करनी पड़ सकती है। ये पाकिस्तान के कौमी खजाने के ऊपर एक बड़ा बोझ होगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।